हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था हीट क्या होती है, हीट और कोल्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ में हमने देखा था कि हीट को मेज़र करने के लिए कौन कौन से किस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। तो हमने बताया था हीट को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमने देखा था थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो थर्मामीटर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम लैब में आने वाली एक्टिविटीज़ का नॉलेज लेते हैं, वहीं क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अपने टेम्परेचर को देखने का काम करते हैं और सामान्य तापमान को देखने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, यानी हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर आगे जाती है और किन किन चीज़ों में हीट आगे ट्रांसफ़र होती है। तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में जब हम गैस पर कोई बर्तन रखते हैं तो वो बर्तन धीरे धीरे करके गर्म होता रहता है और इसका मतलब क्या है कि हीट जो है धीरे धीरे करके उस बर्तन में ट्रांसफ़र हो रही है। You might have been observed that frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है बर्तन में ट्रांसफ़र होती है। When the pan is removed from the heat और fire, it is slowly cool down. इसका मतलब ये है कि अब अगर आप बर्तन को अलग रख देते हैं आग से तो वो ठंडा हो जाता है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. क्यों होती है, क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि जो हीट हमारे उस बर्तन में रहती है वो हीट निकल के आसपास के वातावरण में फैल जाती है। So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to the cooler object. इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हाउ डज इट फ्लोज? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये हमने देख लिया कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जाती है, मगर ये हीट चलती कैसे है? तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम क्या करेंगे कि टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. आपको क्या करना है, एक लकड़ी एल्यूमिनियम या लोहे की स्ट्रिप ले लेनी है, उसमें अलग अलग इक्वल डिस्टेंस पे वैक्स लगा लेनी है और उसको या तो आपको स्टैंड में खड़ा कर देना है और स्टैंड नहीं है तो इस तरह से आप ईंट के ऊपर बीच में भी इसको फंसा के रख सकते हैं और एक साइड से आपको मोमबत्ती से उसको गर्म करना चालू करना है। क्या होगा? हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। हीट क्या करेगी, इस भाग से गर्म होना चालू होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नोन एज कंडक्शन। मतलब जहाँ पर हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जाती है उस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। जब हीट चलेगी इस रॉड पे तो क्या होगा, जैसे ही हीट थोड़ा आगे बढ़ेगी पहले नंबर की जो वैक्स है वो मेल्ट हो करके अलग होगी, फिर हीट थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो सेकेंड वैक्स मेल्ट हो करके अलग होगी और सिमिलरली लास्ट मेल्ट
लास्ट वाली जो वैक्स है वो सबसे लास्ट में मेल्ट होगी, यानी कि हीट एक जगह से धीरे धीरे चल के दूसरे एंड तक पहुंचेगी। तो जब एक ठंडी जगह से गर्म जगह के लिए हीट चलती है तो हम उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में हीट जो है वो कंडक्शन की मेथड से ही ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? तो अब आप ये बताएं कि क्या सभी सब्सटेंसेस जो हैं हीट को कंडक्ट करते हैं? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन ऑफ कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा है ना, घर में जो फ्राइंग पैन होते हैं उसके हैंडल में प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है या लकड़ी का हैंडल लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हॉट? तो अगर आपके उसमें प्लास्टिक का या लकड़ी का हैंडल होता है तो क्या कर सकते हैं आप? उसको ईजिली उठा सकते हैं, आपको वो गर्म नहीं लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनमें हीट कंडक्ट नहीं करती है, जैसे कि प्लास्टिक या लकड़ी। चलिए, हॉट वाटर इन ए स्मॉल पैन। अब आप देखते हैं कि कंडक्टर्स के बाद में द मटेरियल विच अलाउ हीट passes through them easily are called conductor of heat. For example, aluminium, iron, copper. The material which do not allow heat to pass through them easily are पुअर कंडक्टर। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो तेज़ी से अपने अंदर हीट को जाने नहीं देते हैं, ऐसे मटेरियल को हम पुअर कंडक्टर कहते हैं। एज ए प्लास्टिक एंड वुड। और पुअर कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। Then how does the heat transfer take places in these substances? Let us find out. For that we are doing one activity. हमारे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे करती है, जबकि हवा जो है और पानी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। तो हमको क्या करना है? टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, fill it 2/3 with water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat till the water is in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, generally using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. क्या करना है? आपको एक बर्तन लेना है, फ्लैट मुंह वाला, फ्लैट तले वाला एक बर्तन लेना है, उसको किसी ऐसे जुगाड़ से रखना है कि वो आराम से रख जाए, या आप चाहें तो एक ट्राईपॉड स्टैंड भी ले सकते हैं। और उसमें आपको 2/3 पानी भरना है, मतलब एक हिस्सा खाली रखना है और 2 हिस्सा पानी भर देना है। और उसके नीचे एक मोमबत्ती लगाना है और उसमें थोड़े से आपको क्या करना है? पोटेशियम परमैंगनेट के दाने डाल देना है और उसके बाद मोमबत्ती से उसको गर्म करना चालू करना है। आप क्या देखेंगे वो आपको सोचना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. तो जब हमने उसको गर्म करना चालू किया तो तली के पास, जो आग के पास पानी रहता है, वो पहले गर्म होता है। Hot water rises up, the cold water from the side moves down towards the source of heat. तो ये हॉट वाटर क्या है? हल्का हो जाता है तो वो धीरे से ऊपर जाता है और ठंडे पानी को नीचे की तरफ
फेंक देता है, पुश कर देता है, और फिर वो ठंडा पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे करके आपका पूरा पानी गर्म होने लगता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। जब तक, कब तक चलता रहता है, ठंडा नीचे गर्म ऊपर, जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये देखिए, इस तरह से ठंडा पानी नीचे से गर्म होकर के ऊपर जाता है और गर्म पानी ऊपर खिसकता जाता है, फिर ठंडा पानी नीचे आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, दैट इज कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन द एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गोज। तो सेम चीज़ हवा के साथ भी होती है। आपने देखा है धुआं उसी तरफ उड़ता है जिस तरफ हवा बहती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। गर्म हवा जो है, हवा जब गर्म होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स टू टेक इट्स प्लेस। और ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा का स्थान ले लेती हैगी। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, और हवा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैंगे, एक कैंडल ले लेनी है आपको और कैंडल को गर्म करना है। तो आप क्या देखेंगे कि नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट एंड द साइड्स, however there it is no convection and air does not feel as hot as its top। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैंडल जलाते हैं तो कैंडल के ऊपर अगर आप हाथ रखते हैं तो आपको गर्माहट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि कैंडल के पास की ठंडी हवा गर्म होके सीधे ऊपर जाती है और गर्म हवा आपके हाथों को महसूस होती है। जबकि जो उसके बगल वाले साइड में हाथ लगा हुआ है उसमें हवा हमको महसूस गर्म नहीं होती है। ठीक है, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंसेस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना। ड्यूरिंग द डेज द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं तो वहाँ पर दिन जो हैं वो गर्म होने लगते हैं और पानी के कंपेयर में, मतलब दिन में पानी ठंडा रहता है और बाकी का एटमॉस्फेयर गर्म होने लगता है। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। द कूल एयर फ्रॉम द सन रशेस टूवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस। The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle। मतलब क्या होता है कि ठंडी हवा, गर्म हवा कहाँ जाने के लिए करती है, समुद्र की तरफ या पानी की जगह की तरफ। और पानी की जो ठंडी हवा है वो खाली जगह पर मूव करने लगती है। ठीक है, the warm air from the land moves towards the sea to form the complete cycle. The air from sea is called sea breeze. To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses coastal areas are made of face the sea। मतलब कोस्टल एरिया की जो खिड़कियाँ होती हैं वो समुद्र की तरफ की जाती हैं जिससे वहाँ की ठंडी हवा आए और लोगों को गर्मी ना लगे। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स। रात में इसका ठीक उल्टा होता है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। पानी जो है वो ज़मीन की तुलना में बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द cool air move from the land move towards the sea, है ना। तो अब ज़मीन जो है
रात में क्या होगा, जमीन जो है जमीन की जो गर्म हवा है वो ठंडी हो गई, तो समुद्र की जो गर्म वो कहाँ जाने लग गई, समुद्र की तरफ, और समुद्र की गर्म हवा कहाँ आने लग गई, जमीन की तरफ। इस तरह से ठीक इसके उल्टा होता है, जमीन की हवा समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र की गर्म हवा जमीन की तरफ आती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं द वाटर कूल डाउन more slowly than the land, so the cool air from the land move towards the sea. This is called land breeze. ठीक है, when we come out in the sun we feel warm. जब हम सूरज की तरफ आते हैं तो हमें गर्माहट महसूस होती है। How does the heat from the sun reaches us? अब हमको ये देखना है कि सूरज की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है। It cannot reach us by conduction और convection. ये conduction और convection की सहायता से नहीं आती है। As there is no medium, such air is most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat come to us by another process known as radiation. तो अब वहाँ पर हवा कम होती है तो सूरज की रोशनी हम तक कैसे पहुँचती है, रेडिएशन के माध्यम से। द फास्टर ऑफ द हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, है ना, सबसे तेज माध्यम होता है रेडिएशन और इसके लिए इसको कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। अगर हम रूम हीटर के सामने भी बैठेंगे तो हमको इसी विधि से गर्माहट मिलती है, दैट इज रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द बाय रेडिएशन। और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो दूसरों को हीट देती है और हम रेडिएशन के माध्यम से हीट को लेते जाते हैं। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएटेड हीट, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। तो क्या होता है, जब ये रेडिएटेड हीट आती है तो कुछ हिस्सा तो हमारे द्वारा उस गर्मी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है अदर ऑब्जेक्टेड को। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, और जो हीट का टेम्परेचर हम ट्रांसफ़र करते हैं वो उन ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो भी धीरे धीरे करके क्या होने लगते हैं, गर्म होने लगते हैं। एंड यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो। वाई यू आर एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आपको सलाह क्यों दी जाती है कि आप धूप में जब निकलो तो छाता लेके चलो, कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं कि क्यों। काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कपड़ों का भी अपना एक कारण है। हम छत्ता लेते हैं तो जो रेडिएटेड हीट हमारे पास तक पहुंचती है छाते से टकरा करके वो वापस चली जाती है और अधिकांश हिस्सा उसका आसपास के वातावरण में फैल जाता है, जबकि कुछ हिस्सा छाते से ट्रांसमिट हो करके हम तक पहुंचता है। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, लेकिन बाकी की गर्म जो हीट है वो छाते के माध्यम से रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। चलिए काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स देखते हैं जो हम पहनते हैं समर और विंटर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। तो हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, टेक 2 आइडेंटिकल
टिन कैंस, आपको 2 लोहे की कैंस लेनी है। पेंट आउटर सरफेस ऑफ वन बैक ऑफ द अदर वाइट, एक में आपको ब्लैक कलर करना है और एक में वाइट करना है। pour equal amount of water in each and leave them in the midday sun for about an hour, उनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भरना है और उसको आपको धूप में दोपहर में रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ द कैन, उनका तापमान आपको पहले शुरू में थर्मामीटर, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी सहायता से हमको नाप लेना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, 1 घंटे के बाद आपको उनके तापमान में कोई परिवर्तन मिलता है? बताइए। विच कैन इज द वाटर वार्मर, किसका पानी गर्म हो जाता है? यू कैन फील द डिफरेंसेस इवन बाई टचिंग वाटर इनटू 2 कैन्स, आप चाहो तो उसको छू के भी देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जो कैन का कलर डार्क या ब्लैक कलर से पुता हुआ था वो कैन का पानी ज़्यादा गर्म होगा, और जिस कैन को हमने वाइट कलर से कलर किया था और पानी भरा था उसका कलर कम, उसका पानी कम गर्म होगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो डार्क कलर के चीज़ें होती हैं वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं। चलिए अभी अपन आगे देखते हैं। वी ऑफन एन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आउट आवर हाउस कूल एंड वार्मर। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट कलर की चीज़ों में आपको ऑब्जर्वेशन हीट का कैसे होता है। अब अपन आगे देखते हैं कि द समर एंड इधर से है, डज these activities suggested to the reason why it is more comfortable to water wear white or light colored clothes in the summer। अभी हमने बताया ना कि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट कलर के कपड़े जो होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन द विंटर, तो इस dark surface absorbed more heat and therefore we feel comfortable with dark colored cloths in winter. Light colored cloths reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। वही बात हमने जो अभी बताई आपसे कि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं जिससे हमको गर्मी कम लगती है। वहीं ठंड के समय में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे वो डार्क कलर के कपड़े हीट को अपने अंदर सोख लेते हैं और हमें गर्माहट देते हैं। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, अब वूलन क्लॉथ्स हमको ठंड में कैसे गर्म रखते हैं आइए वो भी देखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग सो वी फील वार्म। क्या होता है कि जो ऊन होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और जब हम उसको पहनते हैं तो वो अपने अंदर गर्म हवा को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है। तो जब गर्म हवा ठंडी हवा को हमारे अंदर नहीं आने देता है और गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण से हमको
ऊलन के कपड़े पहनने पर गर्माहट महसूस होती रहती है। सपोज यू आर गिविंग द चॉइस इन विंटर of using either on thick blanket or two thin blanket joined together. What would you choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. इसी प्रकार से अगर आपको एक मोटी ब्लैंकेट दे दी जाए ठंड में ओढ़ने के लिए या दो पतली ब्लैंकेट दे दी जाए तो आप कौन सी ब्लैंकेट चूज़ करेंगे? पक्की बात है कि आप मोटी वाली एक सिंगल ब्लैंकेट चूज़ करेंगे। क्यों चूज़ करेंगे? क्योंकि दो ब्लैंकेट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो दोनों के बीच में हवा भरी रहेगी और वो हवा क्या करेगी? ठंडी या गर्म हवा का ट्रांसफ़र करेगी, जिससे आपको ठंड लगती रहेगी। तो इसलिए जब भी ठंड हो तो हमें एक मोटी ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए बजाय दो पतली ब्लैंकेट्स के। तो इस प्रकार से हमने आज के चैप्टर में देखा थर्मामीटर्स कितने प्रकार के होते हैं, हीट के कंडक्टर्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, कौन से कलर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं और कौन से कलर हीट को हमसे अपने पास से दूर हटाते हैं। डार्क कलर हीट एब्जॉर्व करने का काम करते हैं और लाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके कुछ एक्सरसाइज को हम अभी इस वीडियो में सिर्फ दिखा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस उन्हें हम आपको अगली क्लास में ट्रांसफ़र करेंगे। तब तक आप इन सॉल्यूशंस को देख करके अपनी कॉपी में, रफ़ कॉपी में उसको कंप्लीट करने का काम करेंगे और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम आपको इसके सारे सॉल्यूशंस डिस्कस करते हुए और आगे आपको इनको समझाएंगे। तब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ें और अपना ध्यान रखते हुए घर पर रहें और निरंतर पढ़ाई करते रहें।